नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर के ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश व्यास आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आहोर से आज आपके सामने कक्षा 10 के अध्याय 3 आनुवंशिकी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले हम आनुवंशिकी का अर्थ समझेंगे। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण की आनुवंशिकता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन का तात्पर्य आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? सजीवों के लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है और इन लक्षणों की जो निरंतरता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों का संचरण वंशागति कहलाता है और वंशागति को हेरिडिटी शब्द कहा जाता है। ये हेरिडिटी का उपयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने किया था। यानी कि हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जीव विज्ञान जो पूरा समष्टि जगत के लिए विख्यात है, पादप प्राणी सब इसमें आते हैं। रसायन विज्ञान में रसायन का उपयोग करते हैं, रसायनों को जानने की कोशिश होती है। उसी प्रकार आनुवंशिकी में आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की प्रक्रिया को समझा जाता है। उस विज्ञान को हम आनुवंशिकी कहा जाता है, आनुवंशिकी कहते हैं। इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। जीन से यह शब्द संबंधित है। इसका सर्वप्रथम जेनेटिक्स का उपयोग बैटसन ने किया था। इस शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। इस आनुवंशिकता की जो स्थिति को निर्धारित करने के लिए, इसको समझाने के लिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियम प्रतिपादित करके मेंडलवाद को जन्म दिया था। मेंडल द्वारा जो आनुवंशिकी के नियम बनाए गए थे वो नियम का जो प्रतिपादन है वो मेंडलवाद कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के हेजेंडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन नामक गांव में 22 जुलाई 1922 को जन्मे थे। इन्होंने मटर के पौधे का चयन करके, जब वह ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी थे, तब उन्होंने उद्यान मटर पर अपने परीक्षण किए। 7 वर्षों तक उन्होंने अपने परीक्षण को पूरा किया और 7 वर्षों के मेहनत के बाद उन्होंने अपने शोध पत्र को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने उस पर संकरण प्रयोग की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को आधार बनाकर 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसको आज वर्तमान में मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। 3 प्रकार के नियम दिए थे। ये 3 प्रकार के नियम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन नियमों के आधार पर उन्होंने इस पूरे संसार जगत में उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हो गई। मेंडल ने उद्यान मटर को अपने प्रयोग के लिए आधार बनाया। मेंडल उद्यान मटर पर अपने पूरे प्रयोग करते थे। उन्होंने उद्यान मटर पर अपना पूरा फोकस किया, जिसके कारण से वह पूर्ण रूप से कहे तो अपने प्रयोग के अंदर सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि उन्होंने जो मटर के पादप का चयन किया था, उस चयन के अंदर उनकी जो सावधानी पूर्वक चयनता की स्थिति थी, उसके कारण से। पहला कारण था 1 वर्षीय पादप होने के कारण, यानी कि जो मटर है वो 1 वर्षीय पादप था, जिसके कारण से उसका आसानी से अनेक पीढ़ियों का अध्ययन है वो किया जाना संभव था। दूसरा, यह पुष्प द्विलिंगी पुष्प था। द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप और शुद्ध वंशक्रम है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। तीसरा, विपुंसन विधि। विपुंसन का मतलब है इस पुष्प के द्वारा या इस पादप के द्वारा मटर का जो पादप का चयन किया था, उसको हम किसी अन्य पादप के साथ में आसानी से कृत्रिम पर परागण की क्रिया है वो करवाई जा सकती थी, जिसके कारण से आसानी से हमको रिजल्ट है, परिणाम है वो प्राप्त हो सकते थे। यह 3 कारण थे जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। चयन करने के साथ साथ जब उन्होंने चयन किया, तब चयन करके उन्होंने एक प्रकार से अपनी सफलता को उसी समय से सुनिश्चित कर लिया गया था। क्यों?
क्योंकि सबसे पहली बात तो थी उन्होंने मटर के पादप का चयन किया, यानी कि अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया था। ये तो पहला ही कारण था इनका कि सफलता इनको पहले से ही हासिल हो चुकी थी। दूसरा कारण इनका यह था सफलता का कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, यानी कि हर एक गुण को उन्होंने एक साथ लेने की कोशिश नहीं की। एक समय में एक ही प्रकार के लक्षणों की उन्होंने वंशागति के अध्ययन के लिए प्रारूप बनाया। 7 वर्षों तक किया तो उन्होंने 7 लक्षणों पर अलग अलग प्रयोग किए। हालांकि एक वर्ष में आसानी से इसकी अलग अलग किस्में प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने 7 वर्ष का समय लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी संकरण प्रयोग के आंकड़े थे उन आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया था, जिसके कारण से इन्होंने अपनी जितनी भी प्रक्रियाएं थी उनको चेकरबोर्ड की सहायता से समझाया था, यानी कि नियमों को पूर्ण रूप से कहें तो चेकरबोर्ड की सहायता से उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या है वो प्रस्तुत की थी। इसलिए मेंडल को अपने प्रयोगों के अंदर सफलता हासिल हुई। इन्होंने कौन कौन से 7 लक्षण प्रस्तुत किए थे, देखते हैं जरा। 7 लक्षण। पहला लक्षण था पादप की ऊंचाई इन्होंने ली थी। उस ऊंचाई के दो भाग लिए थे, लंबापन और बौनापन। दूसरी थी पुष्प की स्थिति ली थी। पुष्प कैसा है, कक्षीय है या अग्रस्त है, यानी कि पुष्प डाली के ठीक ऊपर लगा हुआ है, डाली के साइड में लगा हुआ है। तीसरा इन्होंने जो फली की आकृति थी, फली कैसी है, फूली हुई है, संकीर्णित है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, या अपरिपक्व फली का रंग लिया था उन्होंने, हरा और पीला। पुष्प का रंग लिया था बैंगनी और सफेद। बीज की आकृति ली थी गोलाकार और झुर्रीदार। बीज का रंग लिया था पीला और हरा। इन 7 लक्षणों को आधार बना के, ये विपर्यासी लक्षण थे, हर लक्षण के विपर्यासी लक्षणों को आपस में जब संकलित करवाया तो संकलित करवा के कुछ ऐसे लक्षण थे जो प्रभावी रहे, कुछ ऐसे लक्षण थे जो अप्रभावी रहे। उन्हीं स्थितियों के आधार पर उन्होंने 3 नियमों की है वो खोज की थी। आइए, इन 3 नियमों को मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडलवाद की जो पुनः पुष्टि थी उसको पुनः पुष्टि के लिए 3 वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी प्रक्रिया के अंदर पुनः खोज का कार्य किया। ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंश और एरिन वॉन शेरमेक, इन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज की और पुनर्खोज करके नव मेंडलवाद को पुनः प्रतिपादित किया। नव मेंडलवाद को उन्होंने प्रतिपादित किया। आइए हम मेंडल के नियमों को जानने से पूर्व मेंडल के द्वारा दी गई जो आनुवंशिक शब्दावली है उनके बारे में जरा जान लें। पहला है, मेंडल की शब्दावली के अंदर तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए गए थे जो उन्होंने अपने नियमों के अंदर दिए। जीन। जीन एक ऐसा कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम जीन कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जैसे हम कहते हैं हमारे माता पिता के लक्षण हमारे अंदर संचित हुए हैं, उसी प्रकार जो माता पिता संतान में जो लक्षण संचित होते हैं उसका प्रमुख कारण होता है उन लक्षणों को ले जाने वाला जीन। यानी कि लक्षणों को वाहक के रूप में जीन कार्य करता है। यह हमारे शरीर में उपस्थित गुण सूत्रों के ऊपर स्थित रहता है। मेंडल द्वारा उपयोग किए गए जो कारक थे उस कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। जीन जेनेटिक्स को तैयार करता है और जीन के द्वारा ही पूरी जेनेटिक्स है वो तैयार होती है। दूसरा है युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप, कोई भी एक लक्षण है, एक लक्षण का मतलब मेंडल ने लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी कर दिया था। अब लंबेपन के लक्षण के अंतर्गत देखें तो लंबेपन के लक्षण के अंतर्गत जो उन्होंने प्रभावी किया था, ये लंबापन है वो उन्होंने एक तो कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से उन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी 2 युग्म विकल्पियों के रूप में इन्होंने लंबेपन का लक्षण है वो प्रस्तुत किया था। तो युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब जोड़ा, विकल्प का मतलब उस जोड़े का विकल्प। तो उन्होंने एक ही लक्षण के 2 गुणों का विकल्प है वो उन्होंने लिया था, तो युग्म विकल्पी उसको कहा जाता है। तीसरा है, तीसरे के अंतर्गत देखेंगे हम, तीसरा स्थिति के अंतर्गत इन्होंने दिया है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म विकल्पी एक समान हो। कैसे हो? एक समान हो। एक समान का मतलब है जीन के युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब जोड़ा, विकल्प का मतलब जिस जोड़े का हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। समयुग्म में समान युग्मक, समान युग्मक में उन्होंने लंबेपन का लिया या बोधेपन का लिया, तो एक युग्मक की यहाँ बात करेंगे। दूसरा है विषम युग्मजी, जहाँ जैसे सम युग्मजी में या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। विषम युग्मजी में जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, यानी कि जो जोड़े में जो विकल्प दिया हुआ है युग्मकों का, उस युग्मकों में
दोनों ही विकल्प है वो विकल्प दोनों ही अलग अलग हों, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए टी और टी दिया गया है। तीसरा, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप में क्या है, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाह्य प्रतीति का मतलब बाहर से दिखने में वो कैसा है, बाहर से किस प्रकार का परिदृश्य उसका दिख रहा है, तो उन्होंने लक्षण प्ररूप का इस्तेमाल किया, लक्षण प्ररूप शब्द का इस्तेमाल किया कि सजीव की बाह्य प्रतीति को देखने पर वो कैसा दिखता है, वो उस शब्द के लिए उन्होंने लक्षण प्ररूप शब्द है वो इस्तेमाल किया। यानी कि लंबे पौधे समयुग्मजी के लिए उन्होंने कैपिटल टी और विषम युग्मजी के लिए कैपिटल और स्मॉल टी का उपयोग है वो करके उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतीति है वो उसकी उत्पन्न हो सकती है। छठा है जीन प्ररूप, यानी कि किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को उन्होंने जीन प्ररूप कहा। यानी आनुवंशिकीय रचना का मतलब यानी कि उसके लक्षण अगली पीढ़ी के अंदर संचरित हो सकते हैं, उसको आधार बना के उसके अंदर किस प्रकार का जीन उपस्थित है, किस प्रकार का लक्षण उपस्थित है, उसको आधार बनाते उन्होंने जीन प्ररूप की जो संरचना है उस रचना को प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए शुद्ध या समयुग्मजी लंबा टी टी आपको दिख रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और अशुद्ध है वो विषम युग्मजी में टी कैपिटल टी या स्मॉल टी के रूप में उन्होंने लिखा। प्रभावी लक्षण, प्रभावी का मतलब जो अपना इफेक्ट दर्शाता है वो प्रभावी होता है। लक्षण का मतलब जो अपना इफेक्ट अगली पीढ़ी के अंदर जाकर उत्पन्न कर देता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। अतः वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, यानी कि अपने आप को व्यक्त करना। जैसे हमारे घरों में हमारे माता पिता के द्वारा जो उत्पन्न संतान जिसके मान लो बालों का रंग काला है, माता का बालों का रंग भी काला है, पिता के बालों का रंग भी काला है, पुत्र के अंदर भी बालों का रंग काला है, यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि माता के बालों का रंग काला और पिता के बालों का रंग भूरा है, और दोनों के जो उत्पन्न संतान उसके बालों का रंग काला है। तो यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण के तौर पर माता का जो बालों का रंग है वो प्रभाविता के तौर पर यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त किया है, पिता के बालों के रंग के जो जीन है वो वहाँ पर अप्रभावी रूप से रह गया है। तो जो अपने आप को प्रस्तुत करता है F1 पीढ़ी में, अभिव्यक्त करता है, वो प्रभावी लक्षण है। जो अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो कौन सा लक्षण कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। कौन सा लक्षण कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला है 9वां, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक लक्षण की ही वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण की क्रिया कहलाती है जिसमें केवल एक लक्षण, लंबेपन का तो लंबेपन का, पुष्प की स्थिति है तो पुष्प की स्थिति, उसी के आधार पर इसका जो है अध्ययन किया जाता है, उन्हीं लक्षणों को अगली पीढ़ी के अंदर निर्धारित किया जाता है, उसको एक संकर संकरण कहा जाता है। जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं, और जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण है वो कहा जाता है। यानी कि एक संकर में एक लक्षण, दो संकर में दो लक्षण, त्रिसंकर में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। मेंडल ने तीन प्रकार के नियमों में दो प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण किया था। एक प्रक्रिया थी एक संकर संकरण की और दूसरी प्रक्रिया थी द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण में दो लक्षण लिए थे, उन्होंने पुष्प का फली के रंग को लिया था और उसके साथ साथ में फली की जो स्थिति थी उस स्थिति को उन्होंने निरूपित किया था उसकी आधार पर। बहुसंकर संकरण में वह संकरण जिसमें बहुत सारे लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लक्षणों का निर्धारण होगा, उसका एक साथ अध्ययन है वो बहुसंकर संकरण है वो कहलाता है। आगे है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करते हैं उसको परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में जो भी प्रभावी लक्षण रहा है उसका अप्रभावी के साथ में जब वापस क्रॉस करवाया जाता है तो वो परीक्षण यानी कि टेस्टिंग संकरण कहलाता है, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया है वो प्रस्तुत होगी। अगला है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज या पच्च संकरण में वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, यानी कि F1 पीढ़ी का संकरण हम दोनों जनक का मतलब अगर मान लो लंबेपन का गुण लिया तो कैपिटल टी, लंबेपन का स्मॉल टी, बोनेपन का, तो दोनों में से किसी एक के साथ में अगर उसका संकरण करवाते हैं, जनन की क्रिया करवाते हैं, वो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। व्युत्क्रम संकरण में वह संकरण जिसमें ए पादप डबल टी कैपिटल टी नर और बी पादप कैपिटल टी को मादा के जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं और एक दूसरे को उल्टा करके,
यानी कि जो ए पादप है उसके को मादा बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं और ए पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करके दोनों का जो क्रॉस करवाते हैं उसको व्यतक्रम संकरण कहते हैं। व्यतक्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा संकरण करवाना, उल्टा मानकर उसको संकरण करवाना, वो व्यतक्रम संकरण कहलाता है। जनक पीढ़ी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण किया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी का मतलब उत्पन्न करने वाला। हम सबको पता है कि जनक यानी कि जो अपने द्वारा किसी अन्य को उत्पन्न करता है वो जनक कहलाता है। तो यहाँ जनक पीढ़ी यानी कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का हम जनन के लिए उपयोग कर रहे हैं वो जनक पीढ़ी कहलाती है। F1 पीढ़ी यानी कि जनक पीढ़ी के द्वारा जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम F1 पीढ़ी बोलते हैं। दूसरी F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का जब आपस में संकरण होता है तब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से जो प्राप्त अनुपात होता है वो एक संकर अनुपात कहलाता है और द्विसंकर अनुपात द्विसंकर संकरण से प्राप्त जो अनुपात कहलाता है वो द्विसंकर संकरण के द्वारा प्राप्त अनुपात होता है। इन्हीं 20 प्रकार की शब्दावलियों का उपयोग उन्होंने अपने तीनों नियमों के अंतर्गत किया गया है जिसको हम वंशागति के नियम कहते हैं। मेंडल की वंशागति के तीनों नियम इन्होंने इन्हीं शब्दावलियों पर आधारित किए हैं। तो इन्हीं शब्दावलियों को हम एक प्रकार से जान लें तो हमको नियमों को समझने में आसानी रहेगी। हर प्रकार से कहें तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इन्हीं तीनों नियमों को हम अगले वीडियो के अंदर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।